फिर भी उसने दोबारा ड्रिंक बनाना शुरू कर दिया। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो चला था। एक बार मेरे जी में आया कि स्वीट से बाहर भाग जाऊं, लेकिन फिर फ़ौरन ही मैंने सोचा कि अगर उसने भी मेरा पीछा किया तो होटल में अच्छा खासा हंगामा मच जाएगा और मैं मुफ्त में बदनाम हो जाऊंगी। और फिर उस बदनामी की वजह से मेरी शादी। उफ, मेरी उस वक्त की हालत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकती मम्मी। खैर, मैंने थोड़ी हिम्मत से काम लेने का फ़ैसला लिया। उस वक्त करीब 6:45 बजे थे और आपका प्लेन 6:30 बजे आना था। इसलिए मैंने सोचा आप किसी भी समय आ सकती हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि आप उस आदमी से बिना कोई झंझट के निमट लेंगी। इसलिए ज़ाहिरा तौर पर उसकी फरमाइश पर मैंने सहमति दे दी, जबकि मेरा असली इरादा था कि बेडरूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लूँगी। वो बाहर अकेला रहकर आपका इंतज़ार करता रहेगा और फिर जब आप आएंगी तो खुद उससे निमट लेंगी। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरकर बेडरूम में पहुंची, उसने तेजी से झपट कर मुझे पकड़ लिया और गालियां बकना शुरू कर दिया। उसने पूछा मैं बेडरूम में क्या करने आई थी। फिर वो बार बार कहता रहा कि मैं पुलिस को फ़ोन करना चाहती थी और वो मुझे ऐसा करने नहीं देगा। ओह गॉड, उसका चेहरा उस वक्त कितना खूंखार नज़र आ रहा था। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी, लेकिन मैं खुद को उससे छुड़ाने की जी जान कोशिश कर रही थी। काफ़ी शराब पी होने की वजह से वो चाहकर भी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। शायद यही वजह था कि एक बार मैं खुद को उससे छुड़ाने में कामयाब हो गई और बाथरूम की ओर भागने की कोशिश की ताकि खुद को वहाँ पर लॉक कर सकूं। लेकिन उसने मुझे फिर पकड़ लिया, वापस घसीट कर मेरा गला दबाने लगा। मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि वो मुझे जान से मारने वाला था, लेकिन क्यों ये मैं नहीं जानती, सिवाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा नशे में था और गुस्से की वजह से उसकी हालत किसी पागल जैसी हो रही थी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लगेज स्टैंड से जोर से टकराते हुए नीचे जा गिरी और वो मुझ पर सवार होकर फिर मेरा गला दबाने लगा। मेरा लगेज स्टैंड से टकराने की वजह से रखा सूटकेस नीचे गिरकर खुल गया और सारी चीज़ें बाहर आ गईं और इसी में वो रिवॉल्वर भी थी। फिर जो हुआ वो सब इतनी तेज़ी से हुआ कि खौफनाक सपना सा मालूम पड़ता है। वो आदमी मेरा गला दबाए जा रहा था और मुझे अपनी मौत सामने नज़र आने लगी। उससे छूटने के लिए मैं हाथ पांव पटकती हुई प्राणपण की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरा हाथ नीचे पड़ी रिवॉल्वर पर पड़ गया। मैंने फ़ौरन उसे उठाया, उसकी छाती से सटाया और ट्रिगर खींचती चली गई। फायर की आवाज़ इतनी धीमी थी कि पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि सचमुच गोलियां चल गई थी। लेकिन जब उसकी पकड़ मेरी गर्दन पर ढीली पड़ गई और वो मेरे ऊपर से लुढ़क कर अलग जा गिरा और फिर उसी तरह पड़ा रहा, तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो मर चुका था। मैंने उसकी जान ले ली थी मम्मी, उसका खून कर दिया था। मौत की दहशत से छुटकारा पाने के बाद मुझ पर एक नई दहशत सवार होने लगी थी। मैं बदहवास थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चंद पल उसी तरह पड़ी हाफती रही, फिर उठी, रिवॉल्वर वहीं फेंक कर बेडरूम से निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। खूनी होने का एहसास और पुलिस कानून का खौफ मुझ पर इस कदर हावी था कि मेरा दिमाग जड़ हो गया। हर तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था और कुछ मिनटों में ही मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। फिर मैंने खुद को संभाला और हकीकत पर गौर किया। मुझे लगा अगर आपके आने से पहले कोई और स्वीट में आ पहुंचा तो जो खून मैंने किया है उसके जुर्म में आपको फंसा दिया जाएगा। मैंने एयरपोर्ट फ़ोन किया तो पता चला आपकी फ़्लाइट लेट थी और मेरे पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि आप कब तक पहुंचेंगी। मैंने ये सब इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए आपकी बेटी, जिसे आप दुल्हन बनी देखना चाहती थी, मेहंदी की जगह किसी अजनबी के खून से अपने हाथ रंग चुकी है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लाश की मौजूदगी में यहाँ ठहरना मेरे बस की बात नहीं है। मैं किसी और होटल में जाकर किसी और नाम से ठहर जाऊँगी। फिर हो सकता है कि कल मैं शहर से कहीं दूर चली जाऊँ। जो मुझसे हो गया है उससे अब आपको ही निपटना पड़ेगा। कैसे, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है और पूरा यकीन है कि इस हालत से आप सही ढंग से निपट जाएंगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। मुझे हमेशा सिर्फ आपका ही सहारा रहा है मम्मी। मैं हर 1 घंटे बाद आपको फ़ोन करने की कोशिश करूँगी मम्मी।
अगर मेरे फ़ोन करने पर वहाँ पुलिस मौजूद हो तो आप सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानती कह देना, मैं समझ जाऊँगी और फिर दोबारा 1 घंटे बाद फ़ोन करूँगी। मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती, मुझे डर लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगी। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है मम्मी, विनय को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई हूँ मैं। काश मैंने खुद को भी शूट कर लिया होता। मैं आपका और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। आप यहीं रहकर मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना मम्मी। आपकी अभागी बेटी विक्की। अजय पढ़ चुकने के बाद भी देर तक उन कागज़ों को विचारपूर्वक ताकता रहा। फिर कागज़ सामने मेज़ पर रखकर उसने कांता की ओर देखा। सोफे के दूसरे सिरे पर वो एकदम सीधी तनी बैठी थी। अपने हाथ गोद में रखे वो टकटकी लगाए सामने दीवार को ताक रही थी। अजय की वहाँ उपस्थिति से वह पूरी तरह बेखबर प्रतीत होती थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर फिक्र और सोच के गहरे भाव थे। अजय ने गहरी सांस ली। अंदर जो आदमी मरा पड़ा है वो विक्की का पिता था। कांता पूर्ववत स्थिति में बैठी दीवार को ताकती रही। धीरे से वो उसके होठ हिले। तो फिर उसने अपने बाप को पहचाना क्यों नहीं? विक्की उसे जानती नहीं थी। क्या मतलब? कांता ने धीरे से गर्दन घुमाकर अजय की ओर देखा, लेकिन उसकी मुख मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विक्की ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। वो समझती थी कि वो मर चुका था। दरअसल अब से पहले तक मैं खुद भी यही समझती थी। ये एक लंबी कहानी है, आप सुनना चाहते हैं? ज़रूर, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब विक्की कहाँ है। पता नहीं, मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ और साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि उस बेचारे की रक्षा करे। और मैं कर ही क्या सकती हूँ, समझ में नहीं आता कि उसका फ़ोन आने पर उससे क्या कहूँगी, कैसे तसल्ली दूँगी। उससे कहिए कि वो फ़ौरन वापस यहाँ आ जाए। कांता ने अविश्वासपूर्वक उसे देखा। यहाँ वापस आ जाए? हाँ, अजय ने सपाट स्वर में बोला, क्योंकि असलियत को आप नहीं नकार सकती और असलियत ये है कि एक आदमी का खून हुआ है और ऐसे मामले में कानून के डर से अगर कोई भागना शुरू कर देता है तो उसे भागते ही रहना पड़ता है। फिर भी देर सवेर कानून के लंबे हाथों से दबोच ही लेते हैं। इसे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक ख़ास तौर पर इस मामले का सवाल है तो हालात इतने ख़राब नहीं हैं। अगर विक्की की कहानी सच है तो ये सीधा साधा सेल्फ डिफेंस का केस है। लेकिन उसने अपने बाप की हत्या की है। उसने जो किया अनजाने में किया, अपनी जान बचाने के लिए किया था। अब उसे हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। कांता ने बेमन से सहमति पूर्व सूचक सर हिला दिया। ठीक है, जब विक्की का फ़ोन आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। हम माँ बेटी अब आपके हाथों में हैं। अब हालात मेरे काबू से बाहर हो गए। शायद मुझे आपको फ़ोन नहीं करना चाहिए था। बेहतर होता कि मैं कोई और ही तरीका निकालने की कोशिश करती या फिर खुद को भाग्य के सहारे छोड़ देती। मुझे बुलाकर आपने बड़ी समझदारी वाला काम किया है, अजय शांत स्वर में बोला। और अब इससे पहले कि हम पुलिस को इत्तला दें, मैं चाहता हूँ इस मामले में सारी बैकग्राउंड आप मुझे समझा दें। कांता की आंखों में भय झांकने लगा। पुलिस? ओह नो, मैंने तो सोचा था, मुझे तो उम्मीद थी कि पुलिस को बीच में लाए बगैर आप खुद ही कुछ। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का होने के बावजूद ये है तो मर्डर केस ही ना। पुलिस को तो फौरन इसकी इत्तला ना देकर कानूनन मैं खुद भी जुर्म कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी देर हो जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कहकर अजय तनिक रुका। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं विक्की की भलाई की खातिर ही कह रहा हूँ कि पुलिस के यहाँ आने पर अगर वो यहाँ मिलती है तो ये उसी के हक में बेहतर होगा। बाय द वे, आपकी बेटी की एज कितनी है? 22 साल। और आगामी रविवार को उसकी शादी होनी है, इसलिए वो यहाँ आई हुई थी। मैं भी उसकी शादी की वजह से यहाँ आई हूँ, लेकिन अब सब खत्म हो गया। हे भगवान, मेरी मासूम बेटी पर ये क्या जुल्म किया। वो अपनी आंतरिक पीड़ा को पीने की कोशिश करती प्रतीत हुई और जब इसमें कामयाब हो गई तो बड़े ही दयनीय ढंग से बोली, अब उस बेचारी का क्या होगा? अजय कुछ नहीं बोला। खैर, मैं आपको हरिहर के बारे में बताती हूँ।
उसका नाम हरिहर नाथ गुप्ता था। मेरे माँ बाप की कुछ ऐसी मजबूरियाँ थीं जिसकी वजह से उनके कहने पर मुझे उससे शादी करनी पड़ी। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। जल्दी मुझे पता चल गया कि वो एकदम नकारा किस्म का आदमी था। दिन भर आवारागर्दी के बाद रात में शराब के नशे में धुत घर लौटता था। सुबह उठते ही मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देता, मारपीट करके घर से निकल जाता था। कोई 6 महीने तक इसी तरह जिंदगी घिसटती रही। इस बीच विक्की मेरे पेट में पलने लगी थी। फिर एक रात उसके कुछ दोस्तों का शराब के नशे में आपस में झगड़ा हो गया और उस झगड़े में एक आदमी की जान जाती रही। मौका वारदात पर ही पुलिस आ पहुंची और उसे भी पकड़ कर ले गई। हरिहर और उसके 3 दोस्तों पर केस चला। कत्ल के इल्ज़ाम से तो हरिहर बच गया, लेकिन 4 साल की सज़ा उसे फिर भी हो गई। मैं उसका घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास आ गई। फिर विक्की पैदा हुई। मैं 3 साल माँ बाप के पास रही। इस दौरान मुझे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और मैंने शादी से पहले बीए कर लिया था और कहानी लिखने का मुझे शौक़ था। मेरी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मेरे पेन नेम सरिता सरल के नाम से छपने लगी। हम माँ बेटी का मज़े से गुजारा होता रहा। हरिहर के जेल से छूटने के से पहले ही मैं अपनी माँ बाप का घर छोड़कर चंडीगढ़ से दिल्ली चली गई। वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैंने अपने माँ बाप को कह दिया था कि दिल्ली का मेरा पता हरिहर को हरगिज़ ना बताए। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, जेल से छूटने के बाद हरिहर उनके पास पहुँचा। मेरा पता जानने के लिए हर किस्म का दबाव उन पर बनाने लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर मुझे बाद में पता चला कि हरिहर ने शराब के नशे में किसी को चाकू भोंक दिया है और इस दफ़ा उसे 10 साल की सज़ा हुई। मैं उसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल कर विक्की की खातिर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी। हम माँ बेटी चैन से ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर करीब 8 साल पहले, जब विक्की की उम्र 14 साल थी, मेरे एक उपन्यास पर मद्रास में फिल्म बनी माँ बेटी। मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी पर आधारित वो फिल्म अच्छी चली। अखबारों में उसकी प्रशंसा पूर्वक समीक्षा के साथ मेरी और विक्की की फ़ोटो भी छपी। हालांकि मैं फ़ोटो न छपवाने की पूरी एहतियात बरत रही थी, लेकिन उस वक्त कामयाबी की खुशी और नशे की वजह से मैं लापरवाह हो गई थी। और वैसे भी मुझे ये यकीन था कि हरिहर जेल में ही होगा। लेकिन करीब 6 महीने बाद अचानक एक दिन वो मेरे घर आ पहुंचा। उसने किसी पुराने अखबार में छपी मेरी फ़ोटो देख ली थी। उसी से फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ज़रिए उसने मेरा पता लगा लिया था। पति होने का हक जताते हुए उसने मेरे साथ रहना चाहा, 20,000 रुपये की मांग की और तरह तरह की धमकियाँ दी। इत्तेफाक से उस वक्त विक्की स्कूल गई हुई थी। मैं हरिहर को 2,000 रुपये देकर बड़ी मुश्किल से ये यकीन दिलाने के बाद टाल सकी कि मेरे पास नगद पैसा नहीं था। अगले रोज़ 20,000 रुपये का इंतज़ाम करके उसे दे दूँगी। वो चला गया, मगर मैं जानती थी एक बार खून मुँह लगने के बाद वो हमेशा के लिए जोंक की तरह मुझसे चिपक जाएगा। मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अपना हिसाब लिया, बैंक अकाउंट क्लोज़ किया, घर का सारा सामान औने पौने दामों में बेचा और उसी रात दिल्ली से बम्बई के लिए कूच कर दिया। ऐसा करने की मेरी बड़ी वजह थी विक्की। मैं नहीं चाहती थी कि विक्की कभी उस शैतान की सूरत देखे और उसे अपने बाप के रूप में जाने। विक्की को मैंने सच्चाई कभी नहीं बताई थी। उसे शुरू से यही बताया था कि उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दिल्ली छोड़ने के बाद भी उस बेचारी से मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने उसे बताया कि बम्बई में एक फ़िल्म लिखने की मुझे बड़ी अच्छी ऑफ़र मिली थी और देर करने से मौका हाथ से जाता रहेगा, इसलिए फ़ौरन बम्बई जाना पड़ेगा। ऑफ़र की बात किसी हद तक सच भी थी। मेरी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद बम्बई के 2-3 प्रोड्यूसर्स का उन दिनों मेरे साथ पत्र व्यवहार चल रहा था। इस सिलसिले में एक और भी झूठ मुझे विक्की से बोलना पड़ा था। मैंने उससे कहा था कि जिस फर्म में मैं नौकरी करती थी उन लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट था और कांटेक्ट पीरियड पूरा किए बगैर मैं नौकरी छोड़कर बम्बई नहीं जा सकती थी और देर हो जाने पर बम्बई का चांस मिस हो जाएगा, जबकि उस फर्म में नौकरी करने के मुकाबले में बम्बई में हमारा भविष्य कई गुना सुरक्षित था। उस झूठ को मैंने विक्की से अपने नाम बदलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और मैं कांता गुप्ता से कांता सब्बरवाल बन गई। बम्बई मानो मेरा इंतज़ार ही कर रही थी। वहाँ पहुँचकर मैंने एक के बाद कई फिल्में लिखी जिसमें से ज़्यादातर सफल रहीं।
टीवी सीरियल्स का दौर शुरू हुआ तो उसमें भी मुझे कामयाबी मिलती चली गई। टीवी सीरियल्स का जब दौर शुरू हुआ तो उसमें भी मुझे कामयाबी मिलती चली गई। फिर मेरी मुलाकात आपके दोस्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर ब्रजेश बरुआ से हुई। जब उन्होंने क्राइम रिपोर्टर टीवी सीरियल, जो कि आपके कारनामों पर आधारित था, कि पटकथा लिखने की ऑफ़र दी तो मैंने फ़ौरन स्वीकार कर ली। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि मैं फ़िल्म लेखिका हूँ या ब्रजेश बरुआ जैसे मशहूर आदमी के साथ काम करना चाहती थी। असल ये भी थी कि थंडर की नियमित पाठिका होने के कारण मैं आपकी फ़ैन भी हूँ। आपकी हौसलामंदी, सूझबूझ और काम करने के ढंग की हमेशा मैंने तारीफ़ की है। क्राइम रिपोर्टर की पटकथा लिखते वक्त ब्रजेश बरुआ से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, आदतों वगैरह के बारे में कई बार चर्चा हुई थी, क्योंकि स्क्रिप्ट को हर लिहाज से सही बनाने के लिए मेरा आपके बारे में जानता से ज़्यादा जानना निहायत ज़रूरी था। और इन्हीं तमाम बातों की वजह से मैंने आज रात आपको अपना राजदार बनाया है। जब मैं यहाँ आई और हरियाल को अंदर मरा पड़ा पाया तो मुझे इस नतीजे पर पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि आपसे ज़्यादा भरोसेमंद मददगार मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। आप ही इकलौते शख्स हैं जो मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाकर हम माँ बेटी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अब हमारी नाव आपके हाथों में है, चाहे तो इसे किनारे लगा दें या मझधार में डुबो दें। उसका कथन समाप्त होने के बाद भी अजय कई पल खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर गहन विचारपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए थे। दिल्ली में अपने पति से मुलाकात के बाद दोबारा उससे आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कभी उसके बारे में सुना भी नहीं कि वो कहाँ था और क्या करता था। सुना तो था, मगर वो बात गलत निकली। कौन सी बात? मेरे माँ बाप जब तक जिंदा रहे तो मैं बराबर उनसे पत्र व्यवहार करती रहती थी। मेरे बम्बई में सेटल हो जाने के 8-10 महीने बाद माँ ने चिट्ठी में लिखा था कि कुछ ऐसी अफवाहें सुनने में आई थी कि हरिहर ने पठानकोट में एक पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की थी और इस कोशिश में वो मारा गया। इस समाचार को सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और हरिहर की ओर से मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई और बम्बई में मेरे पैर जमने भी शुरू हो गए थे। मैंने विकी को जयपुर के पास वनस्थली विद्यापीठ में दाखिल करा दिया। उसने वहीं से फर्स्ट डिवीज़न बीएससी पास की। फिर बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस ज्वाइन कर ली। बेंगलोर में ही उसकी मुलाकात पार्टी के काम से गए विनय मल्होत्रा से हुई और दोनों को पहली निगाह में एक दूसरे से प्यार हो गया। बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इस रविवार को उनकी शादी होने वाली है। लेकिन अब तो है की जगह थी ही कहना पड़ेगा। हरिहर आज इस होटल में कैसे पहुंचा, इस बारे में आप कुछ बता सकती हैं? नहीं, खुद मैंने भी इस बारे में बाद में बहुत सोचा, मगर किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, सिवाय इसके कि अगर उसे पता था कि मैं कांता सभावाल हूँ और बम्बई में खासी कमाई कर रही हूँ तो जाहिर है कि वो काफ़ी अरसे से मेरे पीछे लगा हुआ था। मगर ये बात इसलिए समझ में आने वाली नहीं है क्योंकि पैसे के मामले में ज़रा भी सब्र करने वाला ये आदमी नहीं था। मेरे बारे में पता लगाते ही इंतज़ार करने के बजाय उसके सीधा मेरी छाती पे चढ़ाना था। दूसरी ओर अगर उसे मेरा नाम का पता नहीं था तो फिर वो यहाँ आ कैसे पहुँचा? खैर, मेरे विचार में मौजूदा हालात में इस बारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे किसी तरह पता चल गया होगा और वो यहाँ आ पहुँचा होगा। हो सकता है वो विराटनगर में ही रहता हो। बहरहाल मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। वो कहाँ रहता था, क्या किया करता था, अभी भी उस अपना ही नाम इस्तेमाल कर रहा था या उसके और साथी भी थे। आज शाम उसके यहाँ आने की किसी और को भी जानकारी थी। इस सब के बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। अजय उठकर खड़ा हो गया। विकी के फ़ोन का इंतज़ार तो हमें करना ही है। इसी बीच हरिहर की लाश को एक बार और देख लेने में क्या हर्ज है। उसने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा पुनः बंद कर लिया। चंद मिनट पश्चात वो वापस लौटा और उसके हाथ में अखबार की कटिंग थी और दूसरे में पार्किंग टिकट। लगता है वो कार द्वारा होटल पहुंचा था, उसने कहा और कार टिकट मेज़ पर रखकर कटिंग को खोलने लगा जो उस स्त्री ने अखबार से फाड़ी थी। अजय कटिंग पढ़ने लगा। कांता दम साधे उसे देखती रही। हरिहर यहाँ कैसे पहुंचा था, ये कटिंग इस सवाल का जवाब हो सकती है। अजय सोफे पर उसके बगल में बैठता हुआ बोला। कटिंग को फैलाकर इस ढंग से पकड़ लिया ताकि वो भी देख सके।
ये तो कल का अखबार है। उसने इस लड़की की ओर, तस्वीर की ओर संकेत किया। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये विकी है। कांता गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने हाथों से पोंछते हुए बोली, कितने खुश हैं दोनों। उसने आंसी भरी। फिर तस्वीर के नीचे दिया समाचार धीरे धीरे पढ़ने लगी। इसी से हरिहर को पता लगा होगा और वो यहाँ आ पहुँचा होगा। ऐसे ही लगता है, इसमें होटल तक का तो नाम छपा है, अजय ने कहा। फिर अधीरतापूर्वक बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उसने विकी को पहचाना कैसे। आपने बताया था कि उसने तो कभी अपनी बेटी को नहीं देखा था। हाँ, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि 8 साल पहले भी जब विक्की 14 साल की थी, उसकी तस्वीर मेरे साथ छपी थी। उस तस्वीर को हरिहर ने देखा था और फिर मेरे पास दिल्ली आ पहुंचा था। विक्की शक्ल सूरत में आज भी वैसी ही लगती है। 8 साल के अरसे में वो पूरी तरह से बड़ी हो गई, पहले से ज़्यादा खूबसूरत ज़रूर हो गई है। लेकिन जिन लोगों ने उसे 8 साल पहले देखा था, वो आज भी पहली ही निगाहों में देखकर उसे पहचान लेते हैं। मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि बिल्कुल यही हुआ है। और मेरा नाम कांता, मुझे ये भी बदल लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि दूसरे किसी नाम से पुकारे जाने की आदत डालने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। उसकी जेबों से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके या पता चले कि वो कहाँ रहता था, कहाँ से आया था। अलबत्ता पार्किंग टिकट से जाहिर है कि नीचे होटल के पार्किंग लॉट में कार खड़ी है। अगर कार उसी की थी तो कार के कागजात से उसके बारे में ज़रूर पता लग जाएगा। स्त्री ने उसकी बाह मजबूती से पकड़ ली। अजय, जरा विकी की तस्वीर को तो देखो, उसके चेहरे पर गौर करो, कितनी मासूम है। अपनी आने वाली ज़िंदगी के कैसे सुनहरे सपने उसकी आंखों में तैर रहे हैं। कितनी खुश है। क्या उसके लिए ये सब भुगतना ज़रूरी है? क्या उसकी तमाम खुशियाँ छीन कर उसे बर्बाद होने दिया जाए? आखिर उस बेचारे का जुल्म क्या है जो उसे ऐसी सज़ा मिले? यकीनन वो खूबसूरत लड़की नज़र आती है, अजय ने कहा, लेकिन अगर वो हालात का सामना करती है तो उसे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं समझता कोई भी जज उस जैसी लड़की को अपनी जान बचाने की खातिर एक आदमी को शूट करने की वजह से मुलजिमा करार देगा। और अगर मामले को सही ढंग से हैंडल किया जाए तो शायद बात अदालत तक भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन पुलिस का दखल तो होगा। हाँ, वो तो होगा ही। और पुलिस के दखल का सीधा सा मतलब है बदनामी। जरा विक्की के होने वाले पति को भी देखो। स्त्री विनय की तस्वीर पर उंगली फिराते हुए बोली, वो संसद सदस्य है, शहर के एक दौलतमंद और इज्जतदार आदमी का बेटा। जब उसे पता चलेगा कि विक्की ने अपने बाप को मार डाला है और ये भी कि विक्की का बाप एक निकम्मा सजा याफ्ता आदमी था, तो वो क्या करेगा? वो विक्की से शादी कर सकेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं करेगा। और विक्की पर क्या गुजरेगी? एक और तो उसे शादी टूट जाने का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा, दूसरी ओर जिंदगी भर इस अपराध का बोझ ढोती रहेगी कि वो अपने बाप की खूनी है। क्या वो ये सब सह पाएगी? क्या इसे सही कहा जा सकता है? आखिर उस बेचारी का कसूर क्या है? इस दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो सही नहीं होती, फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, भले ही बदकिस्मती कहकर स्वीकार किया जाए। ये भी वैसी ही स्थिति है, आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। क्यों? वो चिल्लाती सी बोली, विक्की को क्यों इसका सामना करना पड़ेगा? क्या उसके लिए इतना ही जानना काफ़ी नहीं है कि उसने एक ऐसे आदमी को मार डाला है जो निकम्मा था? क्या ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने के लिए ये काफ़ी नहीं है? इसे और ज़्यादा बदतर क्यों बनाते हो? अजय ने असमंजसता पूर्वक उसे देखा। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हम इस मामले को यहीं ख़त्म नहीं कर सकते? मेरा मतलब है, अगर लाश को यहाँ से हटा दिया जाए, पुलिस को इलाज कहीं और पड़ी मिले। आपने बताया ना, आपके पास ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। क्या इस तरह ये किस्सा चुपचाप नहीं निमट जाएगा? लेकिन वो सजा याफ्ता मुजरिम था, पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड ज़रूर होगा। नतीजन फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए आखिरकार उसकी सही शिनाख्त हो ही जाएगी। ठीक है, सजा याफ्ता मुजरिम हरिहर नाथ गुप्ता के तौर पर उसकी शिनाख्त हो जाएगी, वो प्रतिवाद करते हुए बोली।
लेकिन उस सूरत में विक्की सब्रवाल से तो उसका कोई रिश्ता कायम नहीं किया जा सकेगा। पुलिस उसे किसी लावारिस लाश की तरह फूंक फाँक देगी। एक बात को जानने की जहमत कोई नहीं उठाएगा कि किसने इसकी हत्या की है। ये एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस बनकर पुलिस फाइल्स में दब जाएगा। लेकिन आपकी बेटी को तो इस बात की जानकारी रहेगी ही। उसे क्या जानकारी रहेगी? वो तेज स्वर में बोली। यही ना कि एक अजनबी ने जबरन अंदर घुसकर उसकी जान लेनी चाहिए थी और उसे अपनी जान बचाने की खातिर उसे शूट करना पड़ा। उसकी तसल्ली के लिए मैं उसे कोई भी कहानी गढ़कर सुना दूंगी। मसलन ये आदमी दिल्ली में जहाँ मैं काम करती थी वहीं काम करता था, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था, मेरी वजह से उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, सज़ा हुई, बदला लेने के लिए यहाँ आया। या फिर कोई और कहानी सुनाकर मैं विक्की को संतुष्ट कर दूंगी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं, क्योंकि विक्की द्वारा लिखी गई चिट्ठी से जाहिर है कि हरिहर ने उसे खास कुछ भी नहीं बताया था। मुझे माँ यकीन है मैं विक्की को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊंगी कि उसने जो किया ठीक किया था। इस तरह उसे किसी गुनाह का एहसास भी नहीं सताएगा और उसकी शादी में भी कोई अड़चन पैदा नहीं होगी और वो सुख से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी जिसकी कि वो सही मायने में हकदार है। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, उसे एक हादसा समझकर भुला देगी। लेकिन मैम, हत्या के मामले में किसी लाश को मौका वारदात से दूर कर देना कानूनन जुर्म है। यही नहीं, हत्या के मामले की जानकारी होते हुए भी फ़ौरन उसकी इत्तला पुलिस को ना देना भी जुर्म है। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। उसे वहाँ आए आधे घंटे से ऊपर हो गया था। विक्की का फ़ोन आने का और ज़्यादा इंतज़ार मैं नहीं कर सकता। कांता ने बेहद हैरानगी से उसे देखा। क्या? यानी आप मेरी मदद नहीं करेंगे? जिस किस्म की मदद आप चाहती हैं वो सरासर जुर्म है। जुर्म? वो हिकारत भरी निगाहों से उसे देखते हुए उसी लहजे में बोली। आपने अब तक पुलिस को इत्तला ना देकर जुर्म नहीं किया है, ये बेकार की दलील है। असलियत ये है मेरी बदनसीबी का साया मेरी बेटी को भी निगल लेना चाहता है। उसकी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। और जहाँ तक जुर्म का सवाल है, आपने ही तो कहा था कि कोई भी जज विक्की को मुलजिमा करार नहीं देगा। और इस बात की भी संभावना है कि मामला अदालत तक नहीं पहुंच सकेगा। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लाश यहाँ के बजाय यहाँ से मील भर दूर पड़ी मिले? इस सीधी सी बात से पुलिस या कानून का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी बेटी भयानक स्कैंडल से बच जाएगी, भरी जवानी में तबाही से बच जाएगी। आप खुद ही सोचकर फैसला कीजिए, क्या मेरी मांग गलत है? मैंने ऐसी कोई मांग तो आपके सामने रखी नहीं है जिसे पूरा कर पाना नामुमकिन हो या फिर मेरे फ़ायदे की वजह से किसी का नुकसान हो रहा हो। अगर उसने वाकई जुर्म किया होता और मैं आपसे कहती कि उसे साफ बच जाने दो, तब तो सचमुच फ़र्क पड़ता था। लेकिन मौजूदा हालात में सारी तस्वीर आपके सामने है। आप खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि कानून की निगाहों में विक्की ने कोई जुर्म नहीं किया है। फिर क्यों उसे सज़ा मिले? क्यों वो बदनामी के ऐसे खौफनाक दौर से गुजरे कि उसकी तमाम खुशियों पर पानी फिर जाए और वो घुट घुट कर जीती रहने पर मजबूर हो जाए? बताइए क्यों? देखिए, तर्क के लिहाज से आपकी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, अजय धैर्यपूर्वक बोला। लेकिन मैं ना तो जज हूँ और ना ही कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार मुझे प्राप्त है। तो इसका मतलब आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। आपकी मदद करने को मैं तैयार हूँ। कैसे? यहाँ कुछ अधिकारियों से मेरे अच्छे रसूख हैं। रिपोर्टर होने के नाते प्रेस से भी अच्छे संबंध हैं। अजय ने कहा, अगर विक्की वापस आ जाती है और ख़ुद को कानून के हवाले कर देती है तो इस किस्से को चुपचाप निपटाने की कोशिश की जा सकती है। कोशिश? स्त्री कड़वाहट भरे लहजे से बोली। आप बेकार मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि विक्की की मदद करने के लिए आप खुद कोई खतरा नहीं उठाना चाहते? उसने आह सी भरी फिर विवश स्वर में बोली, काश मुझे पता होता कि आप ऐसा करेंगे तो मैंने आप पर आंख मीच कर भरोसा नहीं कर बैठना था। आपको यहाँ आने की तकलीफ़ नहीं देनी थी। गलती मेरी ही है। मैंने ब्रिजेश द्वारा की गई आपकी तारीफ़ और आपके कारनामों को पढ़कर आपके बारे में गलत राय कायम कर ली थी। मैं आपको मुसीबत ज़दा लोगों का हमदर्द और सच्चा मददगार समझ बैठी थी।
लेकिन आज आपने अपने बारे में सारे भ्रम दूर कर दिए। सहसा उसका स्वर व्यंग्यात्मक हो उठ गया। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, आपने प्रेस रिपोर्टर होते हुए भी जासूसी के जो कारनामे किए हैं, उन सभी में कानून को ताक पर रखकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया है। पुलिस या कानून की तो कभी आपने रत्ती भर परवाह नहीं की, या की है? उसने पूछा और फिर अजय को जवाब देता ना पाकर बोली, पुराने किस्सों को तो छोड़िए, मैं तो आपको कोई साल भर पहले के 2 वाक्य याद दिलाती हूँ। सजाए मौत वाले मामले में आपने विशालगढ़ वाल जाकर दीवान पैलेस में सेंध लगाई थी। क्या आपकी वो हरकत गैर कानूनी नहीं थी? खैर, इसे भी छोड़िए। असली नकली वाले मामले में आपने प्रमीला वर्मा नामक एक लड़की की बड़े ही बेमिसाल ढंग से मदद की थी। एक कमरे में प्रमीला की माँ की लाश पड़ी थी। खुद प्रमीला के गाउन पर ताज़ा खून के दाग थे। कमरे में गोश्त काटने का खून से सना चाकू मौजूद था। और तब भी, इतना सब होने के बाद भी, वो जब आपके पास पनाह मांगने पहुंची तो आपने अपने ही फ्लैट में से छुपा लिया। मैं मानता हूँ मैंने ऐसा किया था, और ऐसा करने की वजह भी उस समय कुछ और थी, और इस वक्त वही वजह मेरी बेटी के लिए है। वैसे भयानक खतरे में फंसी है मेरी बेटी। कांता उसकी बात काटते हुए बोली, और आप मदद करने से पीछे हट रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि प्रमीला वर्मा के मामले में आपका कोई निजी स्वार्थ था, जो कि विक्की के मामले में नहीं हो सकता? हो गॉड, अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने आपको फ़ोन क्यों किया था। मुझे खुद ही करना चाहिए था जो करना था। लाश को खिड़की से बाहर फेंक देती, या मौका पाकर उसे घसीटकर लिफ्ट में पटकाती। उसे यहाँ पड़ी रहने से तो कुछ भी करना बेहतर था। लेकिन मैंने आंख मीच कर आप पर भरोसा कर लिया, और नतीजा ये हुआ कि आपको राजदार बनाकर अपने लिए और ज़्यादा पेचीदगी मैंने पैदा कर ली है। अगर आप मेरी मदद के बगैर ही जाना चाहते हैं तो शौक से चले जाइए, लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर बता दीजिए, अगर आपकी कलीग नीलम कपूर पर ऐसी भी मुसीबत आ जाती और उसकी माँ मेरी तरह आपसे मदद मांगती, तो क्या आप उसकी मांग भी ठुकरा देते? अजय जवाब नहीं दे सका। तकलीफ के लिए माफ़ी चाहती हूँ मिस्टर अजय कुमार। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं कर लूँगी। सिर्फ इतना करना ही, इस कमरे से बाहर जाते भूल जाइएगा कि आप मुझसे कभी मिले भी थे। अजय ने खामोशी से सिगरेट सुलगा ली। उसके चेहरे पर व्याप्त विचारपूर्ण भाव प्रतिपल गहरे होते जा रहे थे। वो स्वयं को बड़ी भारी दुविधा में फंसा महसूस कर रहा था। कांता सभावाल की तमाम बातें और तर्क अपनी जगह सही थे। मृतक एक पेशेवर और सजा याफ्ता मुजरिम होने के अलावा बड़ा ही खुदगर्ज, कमीना और खतरनाक इंसान था। वो विक्की की जान लेने पर उतारू था। अगर उस लड़की ने अपनी जान बचाने के खातिर उसे शूट कर दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? आखिरकार अपनी जान माल की हिफाजत करने का तो कानून सभी को पूरा पूरा हक देता है। अगर लाश यहीं पड़ी रहे तब भी क्या होगा? पुलिस आएगी, तहकीकात करेगी और सीधा सीधा सेल्फ डिफेंस का केस बनाकर विक्की को अदालत में पहुंचा देगी। सेल्फ डिफेंस के इस केस में कोई भी वकील या जज किसी भी तरह की खामी नहीं निकाल सकेगा। नतीजन विक्की को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में विक्की और उसकी माँ को तो जो जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, उसका सबसे पहला अंजाम तो यकीनन यही होगा कि विक्की की शादी हरगिज़ विनय मल्होत्रा से नहीं हो सकेगी। और जब कानून ने भी आखिरकार विक्की को बरी ही कर देना था, तो फिर उसे इस झंझट में फंसने ही क्यों दिया जाए? कांता सभावाल ने ठीक ही कहा था कि वो हमेशा कानून को ताक पर रखकर अपने ही ढंग से काम करता रहा था। ये सही था कि उसने कभी किसी लाश को मौका वारदात से गायब नहीं किया था। लेकिन अगर नीलम या फिर कोई और जिससे उसका अपनेपन जैसा रिश्ता था हूबहू ऐसी मुसीबत में फंस जाता, तो क्या वो सचमुच उसकी मदद करने से इनकार कर देता? हरगिज नहीं। हत्या के मामले में मौका वारदात से लाश के गायब करना सरासर कानूनन जुर्म था, लेकिन साथ ही बेहद खतरनाक और जोखिम वाला काम भी था। खास तौर पर इसलिए कि वो लाश एक शानदार चहल पहल भरे होटल के स्वीट में सबकी निगाहें बचाकर बाहर ले जानी थी। इसके लिए हौसले से ज़्यादा सूझबूझ और एहतियात दरकार थी। क्या वाकई उसमें इतनी सूझबूझ और होशियारी थी?
अजय के खुराफाती मन को वो काम चुनौती देता सा प्रतीत हुआ। एक पल के लिए उसने सोचा कि इस मामले में अनिल गोस्वामी की मदद ली जा सकती थी, लेकिन ये बखेड़े वाला काम था, इसमें उसे ना फंसाना ही बेहतर था। फिर ज़्यादा सोच विचार में पड़े बगैर एक नया तजुर्बा करने की खातिर उसने लाश को वहाँ से हटाने का फैसला कर लिया। आखिरी कश लेकर उसने सिगरेट एश ट्रे में कुचल दिया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। आप यहीं बैठकर विक्की के फ़ोन का इंतज़ार करिए, वो निश्चयात्मक स्वर में बोला। अगर विक्की का फ़ोन आता है तो उसे कह देना कि वो जाकर कहीं भी है, फ़िलहाल वहीं रहे। कांता एकदम उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में विजयी चमक थी और चेहरे पर आशापूर्ण भाव चमक रहे थे। वो दोनों बाहें फैलाए अजय की ओर बढ़ी। आपका मतलब है? ओह थैंक गॉड, आप मदद करने के लिए तैयार हो ही गए। मैं जानती थी आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अजय ने उसके हाथ मजबूती से पकड़ लिए। मैं जाकर देखता हूँ क्या कुछ किया जा सकता है। फिलहाल इसके अलावा और कोई वादा मैं नहीं कर सकता। अगर किस्मत ने साथ दिया और मेरी तरकीब कामयाब रह गई तो मुझे उम्मीद है आपकी बेटी को इस बखेड़े से निकालने में हम कामयाब हो जाएंगे। अगर मेरे लौटने से पहले वो फ़ोन करती है तो उसे कड़ी हिदायत दे देना कि जब तक आप उसे फ़ोन नहीं करेंगी वो जहाँ है चुपचाप वहीं ठहरी रहे। मुझे यकीन है आप ज़रूर उसे बचा लेंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। अजय ने उसके हाथ छोड़ दिए। यहाँ जो चीज़ जहाँ है और जिस हालत में है आपने उसे उसी हालत में रहने देना है, यहाँ तक कि विस्की की इस बोतल को भी। उसके स्वर में गंभीरता के साथ तनिक मजाक का भी पुट था। इसे देखकर लगता है कि इस कमरे में अपनी मौजूदगी के दौरान इसका काफ़ी सेवन आप कर चुकी हैं। जब मैं यहाँ आई तो ये पूरी भरी हुई नहीं थी, सफाई देते हुए वो बोली। लगता है इसमें से हरिया ने कम से कम 2 तगड़े ड्रिंक ज़रूर पिए थे। हो सकता है मेरे इंतज़ार के दौरान विक्की ने भी कोई ड्रिंक लिया हो। आमतौर पर वो पीती नहीं है, लेकिन बस कभी कभार एक आध ड्रिंक ले ही लेती है। अजय ने मेज़ पर रखा मृतक की जेब से मिला पार्किंग टिकट उठाया और गौर से देखने के बाद उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने मेज़ पर रखे कागज़ जो विक्की द्वारा लिखे गए थे उठाए और सावधानीपूर्वक उन्हें मोड़ने लगा। कांता गौर से उसे देख रही थी। अब बेहतर होगा इन कागज़ों को हम फाड़ कर फेंक दें। अचानक वो ज़ोरदार स्वर में बोली। इस किस्म के सबूत को पास में रखना खतरनाक है। मान लो कोई गड़बड़ हो जाती है तो मैं विक्की को बीच में लाने की बजाय अपने सर पर इल्ज़ाम लेना ज़्यादा पसंद करूँगी। ये विक्की की हैंड राइटिंग में है और इसी वजह से तो मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ मैम। अजय उसकी बात काटते हुए बोला। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये सबूत ही काम आएगा। बुरा मत मानना, ये हत्या का केस है और हत्या के केस के सबूत को नष्ट करने का इस स्टेज पर कोई इरादा मेरा नहीं है। मैं इसमें थोड़ा फेरबदल तो कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं करूँगा। वो दरवाजे की ओर बढ़ गया और फिर कुछ सोच कर पलटा। आपके पास जुराबें हैं? कांता ने अपने पैरों पर निगाह डाली। हाँ, वो मेरी एड़ियाँ अक्सर फटी रहती हैं, इसलिए गर्मियों में भी जुराबें पहननी पड़ती हैं। आप किस लिए पूछ रहे हैं? मुझे एक जोड़ा जुराब चाहिए, पुराना भी चलेगा। लेकिन मेरी जुराबों का आप क्या करेंगे? अजय मुस्कुराया। समझदार औरतों को क्या और क्यों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कांता कुछ नहीं बोली। उसने प्रवेश द्वार के पास रखा अपना एयर बैग खोलकर नई जुराबों का एक जोड़ा निकालकर उसे दे दिया। अजय ने उन्हें जेब में डाल लिया। थैंक यू। मुझे 15-20 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपने दरवाज़ा लॉक करके रखना है और मेरे लौटने तक किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। मैं पहले 2 बार और फिर 3 बार दस्तक दूंगा। अब पलटकर कमरे से निकल गया। बाहर लंबा कॉरिडोर खाली पड़ा था। होटल के समस्त भूगोल और कार्य प्रणाली से पूर्णतः परिचित अजय ठिठका सा खड़ा रहा। उसके चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। उसने दोनों ओर निगाह दौड़ाई। दाईं ओर करीब 20 फुट दूर गलियारे के अंतिम सिरे पर बने दरवाजे पर एग्जिट लिखा था। उधर सीढ़ियाँ थी। 8वें खंड से लाश सहित सीढ़ियों द्वारा नीचे जाना मुश्किल होने के साथ साथ खतरनाक भी था। इससे भी बड़ी बात थी कि वे सीढ़ियाँ सिर्फ लॉबी तक ही जाती थीं। लिहाजा लाश को बाहर ले जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करने का सवाल भी पैदा नहीं होता था। जिस स्थान पर वो खड़ा था वहाँ से बाईं ओर सामने मोड़ पर थोड़े ही फासले पर एक छोटी सी सेल्फ सर्विस ऑटोमेटिक लिफ्ट थी।
उसे सिर्फ होटल के सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, और वो भी सुबह सिर्फ सफाई के ही वक्त। हर एक फ्लोर से ड्रम में कूड़ा इकट्ठा करके वो लेफ्ट नीचे बेसमेंट तक, जहाँ बॉयलर रूम भी था, जाती थी। बेसमेंट का दरवाज़ा बाहर होटल के पिछवाड़े एक गली में खुलता था। छोटी सी उस गली में आसपास की लगभग सभी इमारतों के पिछवाड़े वाले भाग थे। कूड़ा ले जाने वाला एक ट्रक वहाँ खड़ा रहता था और होटल के कूड़े को भरकर ले जाता था, और लिफ्ट को अगले रोज़ के प्रयोग के लिए बेसमेंट में ही छोड़ दिया जाता था। लाश को होटल से बाहर ले जाने का वही इकलौता रास्ता था। अगर किसी प्रकार की कोई अप्रत्याशित बाधा उत्पन्न नहीं हुई तो इस काम में कामयाबी होने की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन लिफ्ट तक पहुंचने के लिए बेसमेंट में पहुंचना ज़रूरी था। अजय बाई ओर चल दिया। गलियारे के मोड़ पर घूमकर वह कस्टमर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली लिफ्टों के सम्मुख जा पहुंचा। दोनों में से कोई भी लिफ्ट उस वक्त उस फ्लोर पर नहीं थी। उसने एक लिफ्ट के बाहर लगी छोटी सी पैनल पर लगा बटन दबा दिया। कुछ क्षणों के बाद लिफ्ट ऊपर आ पहुंची। अजय ग्राउंड फ्लोर कहता हुआ उसमें सवार हो गया। ऑपरेटर ने दरवाज़ा बंद करके ग्राउंड फ्लोर वाला बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे से नीचे जाने लगी। कुछ ही देर बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर जा रुकी। अजय बाहर निकल कर लॉबी में आ गया। डिनर का वक्त हो गया होने की वजह से वहाँ खासी चहल पहल थी। अजय ने चारों ओर खोजपूर्ण निगाहें दौड़ाई, अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद कि ना तो उसका कोई परिचित वहाँ मौजूद था और ना ही अन्य किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान उसकी ओर था। वो उस तरफ बढ़ गया जिधर जेंट्स टॉयलेट थे। वो दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। एक गलियारे में दोनों ओर कोई दर्जन भर टॉयलेट्स बने हुए थे और गलियारे के आखिरी सिरे पर एक बंद दरवाज़ा था। अजय उसी के सामने जा पहुंचा। उसने डोर नॉब घुमाते हुए अंदर की ओर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। बॉयलर रूम की गर्मी को महसूस करते हुए उसने वहां मौजूद इकलौते बल्ब की रोशनी में चारों ओर निगाहें घुमाई और वहां से गुजरकर एक छोटे गलियारे में पहुंच गया। वहाँ एक छोटी सी लिफ्ट मौजूद थी। उसके ठीक सामने एक अन्य दरवाज़ा बंद था, जो कि बंद था। अजय लिफ्ट के खुले दरवाजे से भीतर जा घुसा। उसने लाइट स्विच ऑन करके उसके दरवाजे के बगल में लगे पैनल पर मौजूद बटनों का बारीकी से अध्ययन करने लगा। उन बटनों पर प्रत्येक फ्लोर के नंबर अंकित थे। एक बटन पर लिखा था होल्ड और वो अंदर की ओर दबा नज़र आ रहा था। अजय ने उस लिफ्ट को कभी ऑपरेट तो नहीं किया था, लेकिन उस जैसी अन्य लिफ्ट्स को वो अन्य दर्जनों मरतबा ऑपरेट कर चुका था और इनके मैकेनिज़्म से भलीभांति परिचित था। होल्ड को दबाने से लिफ्ट को किसी भी फ्लोर पर रोका जा सकता था। इस हालत में लिफ्ट के दरवाजे तब तक खुले रहते थे जब तक लिफ्ट में जाकर अन्य कोई बटन नहीं दबा दिया जाता था। होल्ड बटन को न दबाए जाने की सूरत में लिफ्ट का स्लाइडिंग डोर बाहर निकलते ही स्वयं ही बंद हो जाता था और उसे कोई भी किसी भी फ्लोर पर ले जा सकता था। हालांकि रात में उस वक्त उस लिफ्ट को किसी और द्वारा इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद नहीं के बराबर थी। फिर भी किसी एक स्थान पर लिफ्ट को रोके रखने के लिए एहतियातन होल्ड बटन का दबाया जाना निहायत ज़रूरी था। फिर जब लिफ्ट को दोबारा इस्तेमाल करना हो तो उसके अंदर जाओ और जहाँ जाना हो वो बटन दबा दो। लिफ्ट सीधी मंजिल उस तक पहुँच जाएगी। रास्ते में कोई उसे रोक नहीं सकेगा। डोर पैनल के पास एक कील पर चाबी टंगी हुई थी। अजय ने चाबी उतार ली। अनुमानतः वो चाबी गली में खुलने वाले दरवाजे की होनी चाहिए थी। वो लिफ्ट से निकलकर लॉक्ड दरवाजे पर पहुंचा। उसने लॉक का निरीक्षण किया। वो ऑटोमेटिक डबल लॉक था, यानी दरवाज़ा बंद करते ही स्वयं ही लॉक हो जाना था और फिर एक ही चाबी से बाहर भीतर दोनों ओर से खोला जा सकता था। अजय ने की होल में फंसाकर चाबी घुमाई। लॉक फौरन खुल गया। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। गली में अंधेरे के अलावा ना तो कुछ नज़र आया और ना ही किसी प्रकार की आहट सुनाई दी। वो बाहर निकल आया। दरवाज़ा बंद करके दबे पांव अंधेरी गली में चल दिया। सड़क पर पहुंचने के बाद घूमा और चक्कर काटकर होटल के गेट से गुजरता हुआ पार्किंग लॉट में आ गया। लेकिन उसकी जेब में जो पार्किंग टिकट पड़ा था उस पर अंकित नंबर वाली कार के हुलिये और उसके खड़े होने के स्थान की कोई जानकारी उसे नहीं थी और वहाँ मौजूद 100 से भी ज़्यादा कारों में उसे ढूंढ पाना इतना आसान भी नहीं था।
उसने टिकट निकाल कर अटेंडेंट को दिया और पार्किंग चार्जेस के अलावा 10 रुपये का एक नोट बतौर टिप देते हुए कार गेट पर ले आने का आदेश दे दिया। अटेंडेंट सलाम ठोक कर चला गया। अजय ने गेट पर आकर सिगरेट सुलगाई और इंतज़ार करने लगा। मुश्किल से 2 मिनट बाद अटेंडेंट कार लेकर आ गया। अजय ने देखा पुरानी होने के बावजूद भी वो अच्छी कंडीशन की एम्बेसडर कार थी। अटेंडेंट कार से नीचे उतरा और एक बार फिर सलाम ठोक कर चला गया। अजय कार में सवार हुआ, होटल के गेट से गुजरकर सड़क पर पहुंचा। एहतियातन पूरे ब्लॉक का चक्कर काटा, ये देखने के लिए कि उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा। अंत में निश्चित होने के बाद होटल के पिछवाड़े वाली अंधेरी सुनसान गली में कार घुमा दी और पार्किंग लाइट के सहारे ड्राइव करता हुआ उसी दरवाजे के सामने जा पहुंचा। इंजन बंद करके और लाइट्स ऑफ करके वो नीचे उतरा। डिक्की खोलकर ढक्कन ऊपर उठा दिया। कार को उसी हालत में छोड़कर उसने जेब से चाबी निकाली, होटल का दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गया। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके वापस लौटने तक गली में कोई और ना जा पहुंचे, वरना कार वहाँ खड़ी पाकर उसे शक हो जाएगा और सारे करे धरे पर पानी फिरने के साथ नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। दरवाज़ा पुनः बंद करके वो लिफ्ट में सवार हुआ। 8वें खंड का बटन दबाते ही स्लाइडिंग डोर बंद हुआ और लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगी। 8वें खंड पर पहुंचते लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुल गया। अजय ने होल्ड बटन दबाने के बाद चेक करने के विचार से एक अन्य बटन भी दबाया। लिफ्ट को उसी हालत में वहीं रुकी पाकर वो संतुष्ट हो गया। वो बाहर निकला, चौड़े कॉरिडोर पार करके स्वीट नंबर 810 के सामने पहुंचा। उसने पहले 2 बार, फिर तनिक रुक कर बंद दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। दरवाज़ा फौरन खुला और उसके भीतर दाखिल होते ही पुनः बंद कर दिया गया। आपकी बेटी का फ़ोन आया? उसने बड़े ही आश्वासनपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। कांता के चेहरे पर भय और व्याकुलता के मिले-जुले भाव थे। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। उसे अब से बहुत पहले देर तक फ़ोन कर लेना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं? घबराइए नहीं, वो दिलासा देते हुए बोला। मैं समझता हूँ वो जहाँ भी है महफूज है, लेकिन किसी वजह से यहाँ फ़ोन करने लायक मुनासिब हौसला अपने अंदर जुटा नहीं पा रही है, क्योंकि उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं कि फ़ोन के जवाब में उसे आपकी आवाज़ सुनाई देगी या किसी पुलिस अफसर की। उसने कांता के दोनों हाथ थाम लिए और भयभीत आंखों से झांकता हुआ बोला, बिल्कुल आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस यहीं रहकर अपनी बेटी के फ़ोन का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही उसका फ़ोन आए उसे फ़ौरन वापस लौट आने के लिए कह दें, और इस बीच अच्छी सी कोई ऐसी कहानी घड़कर तैयार रखी ताकि उसे बता सकें कि हरिहर कौन था और आज रात यहाँ क्यों आया था। और हाँ, कहानी इतनी दमदार होनी चाहिए कि विक्की पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। अपने शब्दों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कांता को हल्का सा झटका दिया। समझी? कांता की आंखों में आंसू छलक आए। हो अजय, मेरी बेटी को बचा लोगे ना? ज़रूर, आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी की शादी में विघ्न नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं उसे ये मौका दे रहा हूँ, उसने कहा और पीछे हटकर अपने रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। अब मुझे कंबल या चादर चाहिए जिसमें उसे लपेटा जा सके, और बेडरूम की ओर बढ़ गया। कांता ने भी उसका अनुकरण किया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? अजय बेडरूम का दरवाज़ा खोल चुका था। नहीं, उसने जवाब दिया। फिर लाश को ताकते हुए पूछा, क्या इस रिवॉल्वर का आपसे या आपकी बेटी से रिश्ता कायम किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कांता ने कहा और फिर नर्वस भाव से हंसती हुई बोली, दरअसल ये रिवॉल्वर एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट ने एक फिल्म के सेट से चुराई थी। फिर काफ़ी दिन बाद उसे अपनी बीवी के इलाज के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ी तो वो ज़बरदस्ती मुझे बेच गया था। लेकिन इस पर फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही, अजय ने कहा और रिवॉल्वर उठाकर अपनी हथेलियों के बीच जोर से रगड़ने के बाद, जैसे कि करीब घंटे भर पहले उससे कांता ने रगड़ा था, मृतक की पैंट की जेब में घुसेड़ दिया। लाश बरामद होने के बाद पुलिस खुद इस पहले को सुलझाती रहेगी कि जिस रिवॉल्वर से इसकी हत्या की गई थी वो उसकी जेब में कैसे आ गया। वो सीधा खड़ा हो गया और कमरे में चारों ओर निगाहें दौड़ाई। यहाँ कोई फालतू कंबल या चादर होगी? कांता दीवार में बनी अलमारी की ओर बढ़ गई। कुछ होना तो ज़रूर चाहिए, उसने कहा और पंजों के बल उचक कर सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखा तय किया हुआ एक कंबल खींचकर बाहर निकाल लिया। इस पर होटल का नाम छुपा हुआ है।
फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, वैसे मैं इसे कंबल में लिपटा नहीं छोड़ूंगा। उसने कंबल लेकर उसकी तह खोली, उसे फर्श पर फैलाकर बिछा दिया। फिर लाश को कंबल की चौड़ाई वाले हिस्से पर सीधी डालकर रोल करते हुए अच्छी तरह लपेट लिया। दोनों साइज वाले कंबल में लाश सर से पैरों तक पूरी तरह ढक गई। इस बीच वो नोट कर चुका था कि लाश अकड़नी शुरू हो गई थी। ये अपने में एक अच्छी बात थी, क्योंकि इस स्थिति में लाश को आसानी से हैंडल किया जा सकता था। अजय सीधा खड़ा हो गया। उसे बेसमेंट के दरवाजे के बाहर कार छोड़े हुए करीब 7 मिनट हो चुके थे और कार का उस जगह ज़्यादा देर खड़ी रहना खतरनाक साबित हो सकता था। अब इसके प्रस्थान का समय आ गया है, उसने लापरवाही से कहा और पलट कर दरवाजे की ओर देखा। कांता चौखट थामे खड़ी उसी की ओर देख रही थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम, अजय शांत स्वर में आश्वासन देता हुआ बोला। आप आराम से यहीं रहकर विस्की का मज़ा लेते हुए विक्की के फ़ोन का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही उसका फ़ोन आए उसे कहिए कि वो जहाँ कहीं भी है वहाँ से फ़ौरन यहाँ चली आए, और आप ऐसा जाहिर करिए कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अपने सारे काम नॉर्मल ढंग से करते हुए शादी की बाकी तैयारियों में लग जाइए। आपको अखबारों में समाचार छपा तो नज़र आ सकता है कि विराट नगर में एक अज्ञात आदमी की लाश पड़ी पाई गई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है लाश का संबंध इस स्वीट से नहीं जोड़ा जा सकेगा। और अगर कोई अनहोनी हो भी जाती है और पुलिस आपसे पूछताछ करने यहाँ आ पहुँचती है, तो आपने इस बारे में कुछ भी जानती हुए ऐसा नहीं बोलना है, साफ इनकार कर देना है। कारपेट पर खून की एक बूंद भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि यहाँ कोई लाश पड़ी थी। आप हर बात से इनकार कर देना। इसके बावजूद अगर पुलिस आपको उसकी शिनाख्त के लिए मोर्ग में ले जाती है, तो आप हरगिज़ उनकी शिनाख्त नहीं करनी है, समझ गई? हाँ। गुड लक टू यू एंड गुड लक टू विकी। अब आप अलग हट जाइए और दरवाज़ा खोल दीजिए। कांता ने अलग हटने का कोई उपक्रम नहीं किया। वो चौखट थामे पूर्वत खड़ी अपलक उसे देखती रही। आप मुझसे संपर्क बनाए रखेंगे? आपसे दोबारा मुलाकात होगी? फिलहाल तो ना मिलना ही बेहतर होगा, अजय ने कहा, और फिर खुलकर मुस्कुराता हुआ शरारती लहजे से बोला। वैसे मैं मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन दूसरे हालात में, और यहाँ नहीं बल्कि बम्बई में, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों और तुम। उसने जानबूझकर तुम कहकर संबोधित किया, बिल्कुल बेफिक्र और मौज करने के मूड में जैसे हो। स्त्री भी खुलकर मुस्कुराई। तो बम्बई कब आओगे? उसने उत्साहित स्वर में पूछा। पता नहीं, 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी। ओह, अगर ब्रजेश बरुआ से मुलाकात हो तो कहना वो अपने दोस्तों में मेरी तारीफ़ों के पुल बांधना बंद कर दे। उसके दोस्तों की दोस्ती मुझे महंगी पड़ती है। अजय पलटकर नीचे झुका और कंबल में लिपटी लाश को बाहों में उठाकर बाहर कमरे की ओर बढ़ गया। कांता प्रवेश द्वार के पास डोर नॉब पर हाथ खड़े खड़ी इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। कॉरिडोर में दोनों ओर निगाहें दौड़ाई, फिर पीछे हटी। धीरे से सर हिलाकर बाहर लाइन क्लियर होने का संकेत दिया और स्वयं अलग हट गई, ताकि लाश उठाए अजय दरवाजे से गुजर सके। अजय कमरे से निकलकर चौड़े सुनसान और भली भांति प्रकाशित गलियारे में आ गया। कांता ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। अजय बाहों में लाश का भारी बोझ उठाए उधर बढ़ा, जहां वह सर्विस लिफ्ट को बेसमेंट में जाने के लिए छोड़कर आया था। भसक तेजी से चलता हुआ वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके लिफ्ट में सवार होने से पहले अचानक कोई वहां ना पहुंचे। सहसा सामने निगाह पड़ते ही उसके अपने होश उड़ गए से प्रतीत हुए। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद था, जबकि वो होल्ड बटन दबाकर उसे खुला छोड़ गया था, ताकि लिफ्ट उसी फ्लोर पर रुकी रहे। लेकिन वो तो जा चुकी थी। अजय कंबल में लिपटी अकड़नी शुरू हो चुकी लाश का बोझ बाहों में थामे गलियारे में खड़ा किसी गावती की भांति पलक झपकाता हुआ लिफ्ट के बंद दरवाजे को ताक रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि होल्ड बटन दबा देने के बावजूद, जिसे वो बेसमेंट में भी चेक कर चुका था, लिफ्ट चली कैसे गई। बंद दरवाजे के ऊपर कोई इंडिकेटर भी नहीं था जिससे पता लग सके कि लिफ्ट का पिंजरा इस वक्त था कहाँ। दरवाजे के बगल में एक इलेक्ट्रिक बटन जरूर नजर आ रहा था। अजय ने कंधे से सटी लाश को एक हाथ से संभालने की कोशिश करते हुए उस बटन को जोर से दबा दिया।
इस उम्मीद से कि शायद दरवाज़ा खुल जाए और उसे पंजरा नज़र आ जाए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना तो दरवाज़ा खुला और ना ही ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दी जिससे पता चले कि लिफ्ट के मैकेनिज़्म पर बटन के दबाने पर ज़रा सा भी कोई असर पड़ा था। उस पर बेचैनी सवार होने लगी। कंबल में लिपटी लाश को उठाए वो वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। खुले गलियारे में किसी भी क्षण कोई भी आ सकता था। साथ ही देर हो जाने से नीचे गली में खड़ी कार के पास किसी के आ जाने की या पहुंचने की भी पूरी आशंका थी। अजीब स्थिति थी। इससे निपटने का एक ही तरीका था, लाश को वापस स्वीट नंबर 810 में पहुंचाने के बाद सर्विस लिफ्ट का पता लगाया जाए कि वो कहाँ गायब हो गई थी। यानी एक बार फिर उसी सिलसिले को शुरू किया जाए। वो लाश सहित वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मोड़ पर कस्टमर्स द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली लिफ्ट की दिशा में बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो जहाँ का तहाँ ठिठक कर रह गया। लोग आ रहे थे और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वापस स्वीट में पहुंचा जा सके। उसके हाथ पांव फूल गए, जिस्म से पसीना बहने लगा। आवाज़ें हर पल नज़दीक आती जा रही थी। बदहवासी किसी हालत में उसने आसपास निगाहें दौड़ाई। लिफ्ट के बगल में एक आदमकद अलमारी का बंद दरवाज़ा था। वो जगह झाड़ू झाड़न वगैरह रखने के काम आती थी। गनीमत थी कि दरवाज़ा लॉक्ड नहीं था। उसने फौरन दरवाज़ा खोला, लाश अंदर दीवार के सहारे कोने में खड़ी करके पुनः बंद कर दिया और उसके साथ पीठ सटाकर खड़ा हो गया और अचानक अव्यवस्थित हो गए अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। तभी मोड़कर घूमकर एक जवान जोड़ा उसे अपनी दिशा में आता प्रतीत हुआ। कोई 10-12 गज दूर थे वो दो। अजय कांपते हाथों से जेब में सिगरेट निकालता हुआ गौर से उन्हें देखता रहा। प्रत्यक्षतः वो दोनों काफ़ी नशे में थे। युवक ने अपनी एक बाह में युवती की पीठ को कसकर लपेटा हुआ था और युवती का सर युवक के कंधे पर था। स्वयं युवक भी नशे के कारण अपनी गर्दन सीधी नहीं रख पा रहा था। दोनों अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। उनकी चाल में लड़खड़ाहट थी। वे ऊंची आवाज़ में कुछ कह ज़रूर रहे थे, मगर उनकी ज़बान साफ उनका नहीं दे रही थी, इसलिए सही अल्फाज मुंह से बाहर नहीं आ पा रहे थे। अजय ने उनकी ओर से पीठ को माली, सर नीचे झुकाकर सिगरेट सुलगाता हुआ व्याकुलतापूर्वक इंतजार करने लगा कि उसे वहां देखकर उन दोनों की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अजय की किस्मत ने साथ दिया। उस तक पहुंचने के बजाय वो 3 दरवाजे पीछे ही रुके और उसके ओर से पीठ करके खड़े हो गए। युवक ने जेब से टटोल कर चाबी निकालकर मुश्किल से की होल में फंसाई, दरवाज़ा खोला और युवती को लगभग घसीटते हुए भीतर खींचकर दरवाज़ा पुनः बंद कर लिया। उनमें से किसी ने भी अजय की दिशा की ओर देखा तक नहीं। अजय ने गहरी राहत की सांस ली। ठीक तभी उसे हल्की सी गड़गड़ाहट और दांतों की किलिक किलिक की आवाज़ें लिफ्ट के बंद दरवाजे के पीछे से सुनाई दी और दरवाज़ा खुल गया। अगले ही क्षण अधेड़ उम्र का एक हल्का फुल्का सा आदमी बाहर निकला। उसके मुंह से शराब के भपके छूट रहे थे। वो इतने ज़्यादा नशे में था कि अपने कपड़ों का होश भी उसे नहीं था। उसके सफारी सूट के शर्ट के तमाम बटन खुले हुए थे और पैंट नीचे खिसक गई थी। वो नाक की फुंगी पर खिसक आई अपनी ऐनक के पीछे आंखें मिचमिचाता हुआ बड़बड़ाया, ये होटल है? कबूतर खाना है। मैंने लॉबी में जाना था और पहुंच गया बेसमेंट में। अजय ने उसकी बाह मजबूती से थामी और लगभग धकेलता हुआ सा उसे कस्टमर लिफ्ट की ओर ले गया। तुम गलत लिफ्ट में सवार हो गए थे, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचाता हूँ। मोड़ पर घूमने के बाद उसने वहां मौजूद एक खाली लिफ्ट में अधेड़ को सवार कराकर ग्राउंड फ्लोर वाला बटन दबाया और तेजी से पीछे हट गया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और वो नीचे जाने लगी। अजय तेजी से